वेलकम टू प्रेप गाइड एजुकेशन। प्रेप गाइड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं टेंस का प्रैक्टिस सेट 1। तो टेंस का वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कंसेप्ट वाला वीडियो। मुझे लगता है एक दो वीडियो और बाकी है, उसको भी मैं कुछ दिन में कंप्लीट कर दूंगा। तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको टेंस का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो अब देखिए, कंसेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज से टेंस का प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, और प्रत्येक प्रैक्टिस वीडियो में वही सारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमें अपने जो भी कंसेप्ट हमने टेंस में सीखा उसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, अभी आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। तो टेंस का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड। तो देखिए आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है टेंस का, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो होगा क्या, एक सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे मान को चलो ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इस सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इस तरीके से ऑप्शन दिया गया A, B, C। और एक ऑप्शन आपका और होगा जिसे हम कहते हैं नो एरर। एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं नो एरर। तो ध्यान देना है कि टेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर एरर ढूंढना है। या तो आपका एरर A पार्ट में होगा, या तो B पार्ट में होगा, या तो C पार्ट में होगा। आपको अगर लगता है कि पूरे सेंटेंस में टेंस से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तब आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट में टेंस का 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड। तो चलिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई यूज टू वर्क, पार्ट ए में क्या है, आई यूज टू वर्क। उसके बाद आपके पार्ट बी में है टिल 11 PM एंड, और पार्ट सी में है देन आई गो टू बेड। तो किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है तो फिर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आपका टाइम अब समाप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए पहला पार्ट में हमारा क्या कर रहा है, आई यूज टू वर्क। तो देखो यूज टू का मतलब क्या होता है। जब भी हम यूज टू यूज करते हैं तो पता है ये पास्ट के हैबिट को दिखाता है, ये पास्ट के हैबिट के बारे में बताता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में आई यूज टू गो टू द सिनेमा, मतलब मैं सिनेमा जाया करता था। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पास्ट का हैबिट हो गया। तो सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है, यानी यूज टू से साफ साफ पता चल रहा है कि कहानी पूरा पास्ट का है, ठीक है। टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड। तो अब ध्यान देना कि आपका जो सही आंसर होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ये क्या है, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी क्यों है, देखो ऑप्शन सी इसलिए है क्योंकि यूज टू से क्या पता चला, यूज टू से पता चल रहा है कि कहानी कब का है, कहानी पास्ट का है। तो जब कहानी पास्ट का है, देखो जब कहानी पास्ट का, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एडवांस टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि अगर एक सेंटेंस, देखो अगर सेंटेंस में जो अगर कोई क्लाउज अगर पास्ट में है तो दूसरा क्लाउज का भी वर्ब पास्ट में होना चाहिए। अगर पूरा कहानी पूरा पास्ट के स्टोरी के बारे में बताता है तो वैसे स्थिति में जितने भी हमारे मेन वर्ब है ना उसको पास्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो देन आई गो टू बेड के जगह पे क्या होना चाहिए, देन आई वेंट टू बेड, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो जहाँ पर लिखा हुआ है आई गो टू बेड, तो आई गो टू बेड के जगह पे आपको क्या करना है, आई वेंट टू बेड। आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो हमारा जो मेन एरर है ना पार्ट सी में, जहाँ पर गो लिखा हुआ है, गो को आपको किस में चेंज करना है, गो को आपको चेंज करना है वेंट में। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पहले जब सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है, यूज टू मिल रहा है। और यूज टू से क्या पता चलता है, पूरा मैटर कहाँ का है, पास्ट का है। तो जब ये पास्ट में है तो हमारा ये भी वर्ब क्या होना चाहिए, हमारा गो भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी, आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू नहीं एंड देन आई वेंट टू बेड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। अगला क्वेश्चन का भी आप जवाब दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया। और इस पॉइंट को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट भी बताया था जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच में जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था और इनके यूजेस के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट से जो क्वेश्चन अभी आपको मिला है, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि इस पॉइंट से आपको बहुत सारे टेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। मतलब एक क्लाउज अगर पास्ट में रहे तो दूसरा क्लाउज को भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट में करना पड़ेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तैयार रहिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, 10 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। पता लगाइए कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। क्वेश्चन क्या है, एयर पोल्यूशन काउज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैज बीन स्टडीड for years but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. So you have to find out the error. So which part contains an error? चलिए फटाफट बताइए। ओके, तो आपका समय समाप्त हो गया। अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन काउज्ड बाई इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट्स का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से जो भी कचरा या वेस्ट निकलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इफ्लुएंट्स कहते हैं। हैज़ बीन स्टडीड फॉर ईयर्स, यानी कि एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन किससे काउज हुआ भाई, एयर पोल्यूशन किस चीज़ से हुआ, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से हुआ। हैज़ बीन स्टडीड, तो ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है कि सर हैज़ बीन स्टडीड के जगह पे हैव बीन स्टडीड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट इफ्लुएंट्स है तो आप गलत हैं। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है एयर पोल्यूशन। सब्जेक्ट क्या है जी, मेन सब्जेक्ट है एयर पोल्यूशन। बात समझ में आ रही है, मेन सब्जेक्ट है एयर पोल्यूशन। ओके, तो जब एयर पोल्यूशन हमारा सब्जेक्ट है तो एयर पोल्यूशन के अनुसार ही यहाँ पर हैज़ लगाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हैज़ के बाद देखो क्या, हैज़ के बाद बीन स्टडीड है ना, पैसिव वॉइस है और बीन स्टडीड है, बिल्कुल सही यहाँ पर, क्योंकि जब परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो बीन लगाते हैं, उसके बाद भीतरी होता है। फॉर ईयर्स भी सही है, यानी एयर पोल्यूशन को, है ना, जो कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के द्वारा होते हैं, उसका कारण क्या होता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, है ना, उसको वर्षों से स्टडी किए गए। लेकिन अभी हाल में ही, बट ओनली रिसेंटली हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन बिकम नॉन। लेकिन जो नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी कब मिली है, अभी हाल ही में मिली है। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस पार्ट में एरर है। तो इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का जो आपका प्रॉब्लम यानी सही आंसर जो आपका होगा, ये होगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो ऑप्शन बी में क्या, ऑप्शन बी में आपका क्या प्रॉब्लम है, देखो ध्यान देना। पहले मैंने आपको क्या बताया कि एयर पोल्यूशन क्या था, एयर पोल्यूशन आपका सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंगुलर प्लूरल भी चेक करना है कि अगर हैव या हैज़ दोनों ऑप्शन है तो हमें हैव लगाना है या हैज़ लगाना है, यानी कि हमें सिंगुलर वाला फॉर्म को लगाना है या प्लूरल वाला को लगाना है। तो ये तो हम कैसे करेंगे, ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे कि सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, बाई इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हमारा इफ्लुएंट्स है, लेकिन इफ्लुएंट सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, एयर पोल्यूशन है। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर बाई, देखो काउज्ड बाई, तो बाई हमारा क्या, बाई हमारा प्रेपोजिशन है। तो क्या होता है कि अगर दो नाउन है ना, कोई नाउन अगर प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, ठीक है, और कोई नाउन अगर प्रेपोजिशन के पहले आ रहा है, तो बाई हमारा यहाँ पर क्या है बाबू, बाई हमारा प्रेपोजिशन है। तो ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो में बताया कि जब कभी भी नाउन प्रीपोजिशन नाउन का अगर स्ट्रक्चर मिले तो यहाँ पर जो वर्ब आता है और इस यहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, हम लोग इसका डिसीजन कैसे करेंगे, हम लोग इसका डिसीजन करेंगे प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ध्यान देना, एयर पोल्यूशन काउज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो बाई हमारा प्रीपोजिशन है,
तो बाई के पहले हमारा नाउन क्या आया, एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन क्या है, सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हैज लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक्चुअल में कहाँ पर है, प्रॉब्लम आपके बी पार्ट में, और बी पार्ट में देखो क्या है, देखो बी पार्ट में आप यहाँ पर हैज देख रहे हो, बी पार्ट में आपको हैज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। तो बताओ कि इस हैज का सब्जेक्ट कौन है, पहले वाला हैज का सब्जेक्ट कौन है, पहले वाला हैज का सब्जेक्ट है एयर पोल्यूशन। तो इस वाले हैज का देखो, जो बी पार्ट में आपको हैज दिखाई दे रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स। इसका सब्जेक्ट कौन है, हार्मफुल इफेक्ट्स। तो हार्मफुल इफेक्ट्स मुझे बताना, देखो सब्जेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स। अच्छा, कुछ लोग कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सब्जेक्ट तो वर्ब के सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट तो वर्ब से पहले आता है, यानी वर्ब जो हमारा वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो आपको इन्वर्जन पता होगा, कभी कभी हम किसी सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन का हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए, ठीक है। अब इन्वर्जन क्या होता है, सिंपल से बात समझो, जब हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पर भी देखो क्या किया गया, इन्वर्जन का यूज किया गया। हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, हार्मफुल इफेक्ट्स है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स। तो हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो कायदे से वर्ब कहाँ पर आना चाहिए था, ये जो वर्ब है ये इसके बाद में आना चाहिए था, लेकिन बाद में ना आकर के पहले आया। पहले आया है मतलब क्या है, यहाँ पर इन्वर्जन अप्लाई किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है बी पार्ट में हैज, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स। अब जरा मुझे बताना कि हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफेक्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है, इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट्स है, ये प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो फिर आप सिंगुलर वर्ब हैज कैसे लगाओगे, इसके जगह पे आपको हैव लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको बी पार्ट में जो हैज है ना, उसको आप हैव से रिप्लेस करोगे, ठीक है। यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, एयर पोल्यूशन काउज्ड बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैज बीन स्टडीड फॉर ईयर्स बट ओनली रिसेंटली हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स। हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं करना है, हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नॉन, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ले आता हूँ। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आप जवाब दीजिए। आपको समय मिलता है 10 सेकेंड का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आप लोग फटाफट कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द जज आस्क्ड द लेडी इफ द बैग शी हैड लॉस्ट कंटेन 10,000 रुपीज, नो एरर। चलिए यहाँ भी आप एरर बताइए। देखो बाबू, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो मेरा कोशिश रहता है कि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन का ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया भी लगे, है ना। और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। केवल कंसेप्ट केवल रूल रट लेने से, कंसेप्ट जान लेने से कभी भी आपका क्वेश्चन ठीक ढंग से सॉल्व नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने सोचा, कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट भी था, सर कि टेंस आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो सर प्लीज़ प्रैक्टिस भी करवाइए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए इसलिए मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। और ये आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट 1 है, और आगे भी प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि अभी 1-2 वीडियो और बाकी है, जिसमें टेंस में अभी कंडीशनल सेंटेंस को भी कवर करना है। तो कंडीशनल सेंटेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, है ना, टेंस में, टेंस के अंदर। तो आज का जो हमारा ना, आज हम लोग मेनली हम लोग कॉमन एरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टेंस में। फिर मैं आपको अगले बार जब मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन भी होंगे, है ना। तो आपका समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि आपका जवाब क्या है। ओके, और मैं अपना जवाब बताता हूं कि इस क्वेश्चन में कहां पर प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए, द जज आस्क्ड द लेडी इफ द बैग शी हैड लॉस्ट। देखो, जज ने आस्क किया, जज ने आस्क किया, आस्क नहीं आस्क्ड किया, ठीक है। मतलब आस्क्ड का मतलब क्या हो गया, V2। V2 का मतलब क्या हो गया, कहानी अब कहाँ का हो गया बाबू, बताओ। अब पूरा मामला कहाँ का हो गया, पास्ट का हो गया, ठीक है। तो जज ने क्या पूछा लेडी से, द जज आस्क्ड द लेडी इफ द बैग शी लॉस्ट, है ना, शी हैड लॉस्ट। यानी कि कोई बैग है, ठीक है, कोई लेडी उसको क्या कर दी, खो दी, है ना, उसका बैग लॉस्ट हो गया, कंटेन 10,000 रुपीज, है ना।
तो अब मुझे बताओ किस बैग की बात हो रही है? अरे किस बैग की बात हो रही है? जो खो गया। अरे खो गया का मतलब क्या हुआ? कहानी पूरा पास्ट का हो गया। तो जब कहानी पूरा पास्ट का है तो आस्क हमारा वर्ब पास्ट में, देखो आस्क हमारा वर्ब पास्ट में, आगे चल करके ये पास्ट परफेक्ट है, हैड लॉस्ट। चलो भाई पास्ट परफेक्ट है तो क्या, कम से कम पास्ट तो है ना। तो एक बात मुझे बताओ, अब जाकर के जो आगे एक वर्ब मिल रहा है कंटेन, आपके कहाँ पर है भाई? पार्ट सी में। तो पार्ट सी में जो आपका मिल रहा है, पार्ट सी में एक वर्ब मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कंटेन। क्या मिल रहा है? कंटेन। तो कंटेन अभी आपका क्या है? V1। कंटेन अभी आपका क्या है? V1। तो एक चीज मुझे बताओ, जब हमारा ये वर्ब पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो फिर ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? तो कंटेन को भी क्या करना पड़ेगा? कंटेन V2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मामला कहाँ का है? पास्ट का है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप खुद से भी सेट लगाना, देखना आपको इस पॉइंट से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूरा पढ़ने से आपको पता चले कि पूरा मैटर पास्ट का है, या फिर आपको पता है कि एक बड़े से सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लाउजेस आपको मिल सकते हैं, है ना। तो अगर एक क्लाउज आपका पास्ट में है तो आपके दूसरे क्लाउज भी पास्ट में होने चाहिए, वरना फिर गलत हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसके पहले जो हमारा वर्ब था ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो फिर ये कैसे प्रेजेंट हो सकता है? इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा प्रॉब्लम किस पार्ट में निकला? प्रॉब्लम निकला सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या? कंटेंट को आपको कंटेन करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और ये वाला पॉइंट पे तो बाबू बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आप खुद से अगर 100 क्वेश्चन टेंस का प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है ना आपको इसी पॉइंट से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आएगा, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हैज कम ऑन द स्क्रीन और आपको दिया जाता है 10 सेकंड का समय। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए फटाफट बताइए क्या होना चाहिए आंसर। हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। चलिए फटाफट बताइए कहाँ पर एरर है, किस जगह पे एरर है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया। चलिए फटाफट बताइए। हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। नो एरर। चलिए तो अब आपका समय समाप्त होता है और बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से है ना। मैंने तो आपको टेंस को 2 पार्ट में बताया, बेसिक भी बताया और एडवांस भी बताया, ठीक है। तो बेसिक से ये क्वेश्चन है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जो बच्चा का गलत हो गया समझो कि वह एकदम ही नहीं पढ़ा। अरे विनोद सर से पढ़ो, अगर आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है वो सॉल्व होने लगे, तो इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखना पड़ेगा, है ना। तो टेंस देखो, जितना भी मैंने टेंस का वीडियो बनाया है कोई 7 मिनट का, कोई 10 मिनट का वीडियो नहीं है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कोई 5 मिनट का, कोई 5 मिनट में पूरे टेंस को कंप्लीट करने का दावा कर रहा है, कोई 7 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। आप पहले डिसाइड कर लो ना, आपको केवल नॉलेज के लिए सीखना है या फिर आपको पेपर क्लियर करना है। अगर पेपर क्लियर करना है तो टेंस कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि आप 5 मिनट के वीडियो में पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको टेंस बेसिक से एडवांस मिलेगा, है ना। चलिए तो देखो इसमें क्या है प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखो जितना भी मैं करवा रहा हूँ उतना अगर कर लोगे मोर देन इनफ है। आपका एक क्वेश्चन भी टेंस में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर फिर भी छूटता है, फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मैंने आपको लास्ट क्लास में व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया था, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, लेकिन अपने नाम के साथ भेजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देना, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन भेज देते, मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ। फिर से लिख लो, देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7992478334।
तो इस पर अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं इसको फिक्स कर दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैंने जितना पढ़ाया एक भी क्वेश्चन आपसे टेंस नहीं छूटने वाला। आपको और कहीं दूसरे जगह जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश आपको परेशान करता है तो फिर आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ, कोई आधा अधूरा नहीं, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक के वीडियोस बनाने हैं लेकिन ये सब आप ही का सपोर्ट से हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा एरर है ना, ये एरर कहाँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। ऑप्शन ए में हमारा एरर है। देखो ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो क्या एरर है, यहाँ पर हैविंग लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, हैविंग लिखा हुआ है। बाबू हैविंग किसका फॉर्म है, हैव का फॉर्म है। हैविंग किसका फॉर्म है, हैव का फॉर्म है। तो एक बात मैंने आपको शुरू के ही वीडियो में बताया, बेसिक वाला टेंस में ही बताया कि हैव के किसी भी फॉर्म के बाद, अरे हैव चाहे हैविंग हो जाए, चाहे हैज हो जाए, चाहे हैड हो जाए, हैव के किसी भी फॉर्म के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या होता है, वर्ब 3 होता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तीसरा रूप होता है। तो यहाँ पर आप एरर क्या देख रहे हो, हैविंग वर्क। अब जरा मुझे बताओ, जब हैविंग लग चुका है तो क्या वर्क यहाँ पर सही है, क्या वर्क सही है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हैव के बाद क्या आता है, हैव के बाद भीतरी आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भीतरी में चेंज करना पड़ेगा। तो वर्क को क्या करना पड़ेगा, वर्कड करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, हैविंग वर्कड, नॉट हैविंग वर्क, बल्कि वर्कड। वर्क में ईडी लगाओ, भीतरी करो। हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। बात समझ में आ रही है, था ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये वाला। ओके चलिए अगला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए स्क्रीन पे ले आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बाबू प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो फटाफट आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ एवरीथिंग गो वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस। चलिए सॉल्व कीजिए, आपके समय शुरू होता है फटाफट। तो आपका समय अब हो गया है समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर प्रॉब्लम क्या है, कौन से पार्ट में एरर है। देखो इफ एवरीथिंग गो वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। तो देखो जब दो क्लाउजेस अगर जुड़ा रहेगा, ठीक है, दो क्लाउजेस किससे जुड़ा रहेगा, इफ से जुड़ा रहेगा। तो इफ हमारा क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कंडीशनल वाले सेंटेंस में बताया। तो इसमें क्या है, ध्यान देना, कंडीशनल में क्या होता है, एक होता है ओपन कंडीशन होता है, एक आपका क्लोज कंडीशन होता है ना, और एक आपका अनरियल कंडीशन होता है। तो अगर ओपन कंडीशन रहेगा, ओपन कंडीशन हम किसको कहते हैं, ओपन कंडीशन हम उस तरह के कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक क्लाउज हमारा प्रेजेंट में होता है, ठीक है, एक क्लाउज हमारा प्रेजेंट, और कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। एक क्लाउज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा हमारा फ्यूचर में होता है, ठीक है। दूसरा हमारा कहाँ होता है, फ्यूचर में होता है, जिसमें शैल विल का यूज हम करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा कहाँ होता है, फ्यूचर में होता है। तो और ऐसे दो सेंटेंसेस, दो क्लाउजेस क्या होंगे ना, इफ से जुड़े रहेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। चलो मैं एक सेंटेंस ही दे देता हूँ, है ना, पहले इससे समझ जाओ। तो अगर वह आएगा तो इफ ही विल कम, मैं उसकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बिल्कुल ओपन कंडीशन है, इसमें एक मामला प्रेजेंट का है और एक आपका फ्यूचर का है ना। अगर वह आएगा, ये खुली शर्त है, ओपन कंडीशन का मतलब क्या, खुली शर्त है। अगर वह आएगा तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा, अगर वह नहीं आएगा तो मदद नहीं होगा। तो जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो, काम होने का भी और काम नहीं होने का भी, ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं ओपन कंडीशन। और ऐसे स्थिति में जो हमारा जिसमें इफ लगा रहता है ना, जिस क्लाउज में इफ लगा रहता है उस क्लाउज को हमें रखना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हुआ कि यहाँ पर हम विल नहीं लगा सकते हैं, विल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्लाउज जिसमें इफ मिलेगा उस क्लाउज को हमें कहाँ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 या तो V5। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये कम हमारा ना ही के अनुसार इसे क्या कर दीजिए, सिंगुलर फॉर्म में लिख दीजिए, कम्स लिख दीजिए, कम को क्या कर दीजिए, कम्स कर दीजिए। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, इफ ही कम्स नॉट ही विल कम, ठीक है। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर भी ओपन कंडीशन ही है। ओपन कंडीशन क्या है कि अगर सब कुछ अच्छा रहता है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो अगले मंथ में जो शेड्यूल किया गया है वो बिना किसी डिसरप्शन, बिना किसी बाधा के, ठीक है, कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया, आपको मेन बात किस बात पे ध्यान रखना है, जो हमारा इफ वाला क्लाउज है ना, इफ वाला क्लाउज को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। तो इफ वाला क्लाउज देखो हमारा शुरू में मिल रहा है, तो इफ एवरीथिंग गो वेल, ठीक है, तो एवरीथिंग हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, एवरीथिंग क्या है, एवरीथिंग सब्जेक्ट है। तो एवरीथिंग सब्जेक्ट है, तो उसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो या तो V1, ठीक है, तो वर्ब हमारा क्या होगा, या तो V1 होगा या तो V5 होगा। तो V1 होगा कि V5 होगा ये तो हम सब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या, एवरीथिंग है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या, एवरीथिंग है। अब ध्यान देना, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें क्या लगा हो, थिंग लगा हो या फिर वन लगा हो, है ना, थिंग लगा हो, वन लगा हो, जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, है ना, या फिर बडी लगा हो, बडी। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको थिंग लगा हुआ मिले, वन लगा हुआ मिले, बडी मिले, एनीथिंग, एवरीथिंग, है ना, एनीवन, समवन, उसके बाद समबडी, एनीबडी, नोबडी, तो ये सब में क्या है, थिंग, वन और बडी आपको लगा हुआ मिलेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। ऐसे सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और जब सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, V5 लगाएंगे। V5 का मतलब क्या, जिसमें S या ES लगा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम हमारा है फर्स्ट पार्ट में है, यानी कि ए में है, ऑप्शन ए में। करना क्या है, करना है कि जब एवरीथिंग हमारा सिंगुलर है तो गो को हम क्या करेंगे, गो को हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, गोज, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ES लगाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, जो गो है उसको किस में चेंज कर दो, उसको सिंगुलर फॉर्म गोज में चेंज कर दो। बात समझ में आ रही है। तो सही सेंटेंस होगा इफ एवरीथिंग गोज वेल, गो वेल नहीं, इफ एवरीथिंग गोज वेल। आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ गया। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए स्क्रीन पे ले आता हूं, तब तक आप लोग जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना, एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूं। मैं किस पॉइंट को बार बार बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप टेंस का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कौन से पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पॉइंट से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये भी क्वेश्चन आपका उसी पॉइंट से जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द पेन इज अवे आफ्टर द सर्जरी एंड स्लोली द स्टिच मार्क्स ऑल्सो वैनिस्ड। चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड का आपको समय मिलता है। लेकिन एक चीज़ मुझे मज़ा नहीं आता है कि आप लोग केवल खुद देखते हो और शेयर वेयर नहीं करते हो। आप शेयर करो और भी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी उनको भी इंग्लिश अगर पढ़ना है तो भाई शेयर करो, उसको बताओ, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो देखो आपका समय हो गया है समाप्त। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द पेन इज अवे आफ्टर द सर्जरी एंड स्लोली द स्टिच मार्क्स ऑल्सो वैनिस्ड। देखो जब आगे आप सी पार्ट में देखोगे, हालांकि हमारा आंसर सी पार्ट नहीं है, सी पार्ट में आप क्या देख रहे हो, सी पार्ट में लिखा हुआ वैनिस्ड। क्या लिखा हुआ है, वैनिस्ड लिखा हुआ है, ठीक है।
वैनिस्ड किस फॉर्म में है? V2 के फॉर्म में। V2 के फॉर्म में तो अगेन क्या है? पास्ट है। V2 के फॉर्म में तो अगेन क्या है? पास्ट में है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर एक वर्ब हमारा पास्ट में है तो दूसरा वर्ब आपका प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो प्रॉब्लम है ये कहाँ पर है? ये भी हमारा क्या है? ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ जो हमारा वर्ब है इज, ठीक है, इज को किस में चेंज करना पड़ेगा? पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो इज क्या हो जाएगा? इज्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बार बार आप सुनो इस बात को, है ना। और इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। और इस क्वेश्चन देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एग्जामिनर का फेवरेट है। इस कारण से इस पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा देता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमेशा क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। आपको सभी वर्ब पे ध्यान नहीं होता है। आप सेंटेंस को पढ़ो, उसका मीनिंग निकालो, ठीक है। फिर देखो कि बात कब का हो रहा है, पास्ट का हो रहा है कि प्रेजेंट का हो रहा है कि फ्यूचर का हो रहा है। तो वैनिस्ड से साफ साफ पता चल जा रहा है कि पास्ट का बात हो रहा है। मतलब कि सर्जरी के बाद क्या हुआ ना कि जो ईज अवे का मतलब क्या होता है? दर्द कम हो जाना, दर्द दूर हो जाना, है ना। तो पेन जो है ना, पेन क्या हो गया? पेन एकदम से दूर हो गया, है ना। कब दूर हुआ? सर्जरी के बाद। और धीरे धीरे क्या हो गया? जो स्टिच मार्क्स था सर्जरी में, जो भी स्टिच मार्क्स लगते हैं, है ना, वो भी क्या हो गया? धीरे धीरे वैनिश हो गया। तो वैनिश्ड हो गया मतलब क्या? कहानी पास्ट का चल रहा है। तो जब पास्ट का चल रहा है तो यहाँ पर आप ईज कैसे लिख सकते हो? ईज को भी V2 में चेंज करो भाई। ईज का V2 क्या होता है? ईज्ड होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो एक मैं खुद से क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ ताकि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन है, he said that he is ready। अब मुझे बताना इसमें प्रॉब्लम क्या है। he said that he is ready, उसने कहा कि वह तैयार है। अब मुझे बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखो ध्यान देना, दैट है, दैट हमारा कंजंक्शन है और इससे दो क्लाउज जुड़ रहा है। एक क्लाउज आपका ये है और दूसरा क्लाउज आपका ये है। तो पहले वाले क्लाउज में जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, ये किस फॉर्म में है? ये V2 के फॉर्म में। V2 के फॉर्म में है का मतलब क्या है? ये पास्ट में। तो जब ये पास्ट में है तो फिर बाबू ये चीज़ फिर प्रेजेंट में कैसे हो गया? ये प्रेजेंट में कैसे हो गया? इसको भी तो पास्ट में करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? वाज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या होगा? ही सेड दैट ही इज रेडी नहीं, बल्कि ही वॉज रेडी। तो इसी पॉइंट पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत आता है। एक जब पास्ट में तो दूसरा भी आपको क्या करना पड़ेगा? पास्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ ताकि कंसेप्ट आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, जैसे देखो, ध्यान देना, he said that the earth dash round। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन क्या? देखो, पहला ऑप्शन इज है और सेकंड ऑप्शन बी आपका वॉज है। अब मुझे बताओ क्या होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रट लो कि आपका अगर एक आपका पास्ट में दिखाई दे तो दूसरा को भी आप पास्ट में कर दो, है ना। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि जनरल ट्रूथ के बारे में बात करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करता है। मतलब क्या? जो कल भी था, आज भी है और आने वाला टाइम में भी रहेगा। तो उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, या फिर द अर्थ वाज राउंड। बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया, उसके हिसाब से देखा जाए तो जब भाई ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? वाज लिखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी करना पड़ेगा। लेकिन जरा ध्यान देना, फिर सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये सेंटेंस आपका जनरल ट्रूथ बताने का काम कर रहा है ना। आप इसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो, जो कल भी है, आज भी है, आने वाला समय पे भी रहेगा। तो उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी जब वो कहा तभी तक पृथ्वी गोल था, बाद में वो
चिरकुट हो गया या चपटा हो गया या किसी और शेप में हो गया, ऐसा तो नहीं है। जब वो कहा पृथ्वी तब भी गोल थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी कारण से यहाँ पर देखो ये जो हमारा ये क्लाउज पास्ट में है ना V2 में, इसके V2 होने के बावजूद भी यहाँ पर हम V2 में नहीं कर सकते, इसको पास्ट में नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहला प्रेजेंट ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन ए लेना पड़ेगा। तो अगर कोई ठीक है एक पास्ट में है, लेकिन दूसरा अगर कोई जनरल ट्रूथ के बारे में बोल रहा है, साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में बोल रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बोल रहा है, एक फैक्ट बता रहा है जो जिसकी सच्चाई कल भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बाकी अगर दोनों ही सेंटेंस अगर पास्ट की घटना के बारे में बात हो रहा है और दोनों का प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जब एक पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके स्क्रीन पे अब आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। 10 सेकेंड्स का टाइम आपको दिया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज, नो एरर। चलिए बताइए कहां पर एरर है क्वेश्चन नंबर 7 में, किस पार्ट में एरर है? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब मैं बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर होगा। चलिए तो आपको मैं बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहां पर प्रॉब्लम है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी पार्ट में एरर है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को चुना है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हैव के किसी भी फॉर्म के बाद, चाहे वह हैव हो, चाहे वह हैज़ हो, चाहे वह हैड हो, या हैव का कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, या हैविंग हो, जो भी हो, मतलब इतना जान लेना है कि हैव का फॉर्म होना चाहिए, हैव के कोई भी फॉर्म हो। हैव के फॉर्म के बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है ना, वो क्या होता है, वो V3 होता है। क्या होता है? V3 होता है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन में अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज लीड। अब जरा मुझे बताना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको बी पार्ट में हैज दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या लगाया गया? उसके बाद लीड लिखा गया। क्या लिखा गया? बताना, लीड। अब ध्यान देना जरा, मुझे बताओ लीड आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? लीड आपका वर्ब का V1 का फॉर्म है, V1 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि हैव के किसी भी फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, V3 लिखते हैं। तो जबकि हमारा लीड तो V3 नहीं है, तो इसको V3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? लीड का V3 क्या होता है? लीड का V3 लेड होता है। तो ये हमारा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हैज़ लीड के जगह पे हैज़ लेड होना चाहिए, क्योंकि हैज़ अपने बाद V3 का फॉर्म लेता है। लीड हमारा V3 नहीं है, इसका V3 क्या होता है? इसका V3 लेड होता है। तो बात आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पड़ता है? बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम। ये तो चीज़, ये इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको शुरू के वीडियो में ये बताया, बेसिक वाला में, कि इज एम आर अपने बाद कौन सा फॉर्म लेता है, वाज वर कौन सा लेता है, डू डज कौन सा लेता है, हैव अपने बाद कौन सा फॉर्म लेता है। सारा बेसिक मैंने क्लियर किया। देखो बाबू, इसलिए मैं बता रहा था कि बेसिक को भी पढ़ना जरूरी है। बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं और आपको मिल भी रहा है। देखो बेसिक से क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बेसिक से भी क्वेश्चन मिला है ना। तो केवल बेसिक पढ़ करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे काफ़ी नहीं, आपको एडवांस टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस कारण से मैंने आपके लिए बेसिक के साथ साथ एडवांस, अब देखो सबसे मज़े की बात है कि मैं बहुत जल्द अब कंडीशनल वाला वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट आप जवाब दीजिए, आपके पास केवल 10 सेकेंड्स का टाइम है। आई मिस द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच एंड हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट। ओके, चलिए आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। फटाफट जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस चैनल से। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको बेनिफिट हो रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगा है, तो बिल्कुल आपका भी फ़र्ज़ बनता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए, है ना।
ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है। आप सभी ने बहुत अच्छा कोशिश किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। आई मिस द लास्ट बस विच आई यूजुअली कैच एंड हैव टू स्टे बैक एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट। तो देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है हमारा बी पार्ट में। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बी पार्ट में प्रॉब्लम क्या है। मैं अभी तक किस पॉइंट को बार बार आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। तो आप कहोगे सर कि अगर एक वर्ब पास्ट में रहे तो दूसरा वर्ब को भी पास्ट में करना पड़ेगा, यानी पूरा मैटर, पूरा कहानी अगर पास्ट का हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे स्थिति में जितने भी हमारे फाइनाइट वर्ब है, जितने भी हमारे मेन वर्ब है, सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा हुआ, मिस्ड। तो देखो हिंट कहाँ से मिल रहा है हमें। मिस्ड का मतलब क्या हुआ जी, मिस्ड का मतलब हुआ पास्ट, ठीक है। और कहाँ पर हिंट मिला, विच आई यूजुअली कैच। देखो यूजुअली कैच, तो आप ऐसा नहीं है कि कैच को काउंट कर दोगे, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। हालांकि कहानी मैटर आपका पास्ट का है, लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया अर्थ इज राउंड वाला में कि जो जनरल फैक्ट रहेगा ना उसको हमें पास्ट में चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, विच आई यूजुअली कैच, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब यूजुअली मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, जहाँ पर हमें यूजुअली लगा हुआ मिले ना, जहाँ पर हमें यूजुअली लगा हुआ मिले, तो यूजुअली पता है क्या करता है, यूजुअली हमारा रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बताता है। तो रेगुलर एक्टिविटी को हम किस टेंस में बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर कैच हमारा V1 लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअली के साथ बिल्कुल सही है। लेकिन आगे जब हम चलते हैं पूरे सेंटेंस के लास्ट में, तो सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, लास्ट नाइट। क्या मिल रहा है, लास्ट नाइट, यानी बात कब का हो रहा है, पिछले रात का बात हो रहा है ना। पिछले रात का मतलब क्या, ये दोनों ही वर्ड काफ़ी है ये हिंट देने के लिए कि पूरा मैटर कब का है, पूरा मैटर पास्ट का है। अच्छा, बहुत सारे बच्चा सोच लिया होगा कि सर कैच को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मिस्ड पास्ट में है तो फिर कैच को काउंट कीजिए। ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको पहले बताया यूजुअली आपका रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बताता है, और रेगुलर एक्टिविटी को हम पास्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम आपका देखो कहाँ पर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है बी पार्ट में। करना क्या, करना कुछ भी नहीं है। देखो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में आप जहाँ पर हैव देख रहे हो ना उसे हैड में चेंज करना है, ठीक है। जो हैव आपको दिख रहा है बी पार्ट में, हैव को चेंज किस में करना है, हैड में करना है, हैड में, ठीक है। क्योंकि वो भी हमारा कब का बात है, पास्ट का बात है ना। यानी लास्ट नाइट को क्या हुआ, जिस बस से मैं यूजुअली जाता हूँ वो बस मेरा क्या हो गया, छूट गया है ना। तो क्या करना पड़ा, बस स्टॉप पे ही ठहरना पड़ा, वापस बस स्टॉप पे ठहरना पड़ा। मतलब कब हो गया, कहानी पूरा पास्ट का हो गया, ठीक है। इसलिए एंड हैव टू स्टे बैक के जगह पे क्या करना पड़ेगा, एंड हैड टू स्टे बैक। बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका उसी पॉइंट से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, they have recently begun to purchase furniture for their new house which is being constructed in Pune। यानी वही लोग नए फर्नीचर खरीदने के लिए शुरू कर दिए ना। क्यों कर दिए, अपने नए घर के लिए। नया घर कहाँ बन रहा है, पूना में। ओके, समय आपका होता है समाप्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर एरर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। तो देखो ऑप्शन ए में क्या होना चाहिए, देखो ध्यान देना, मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ कि हैव के किसी भी फॉर्म के बाद भीतरी होता है। तो यहाँ पर आपको हैव दिखाई दे रहा है, तो हैव के बाद देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर बिगैन लिखा हुआ, और बिगैन क्या होता है, V2 होता है। बिगैन क्या होता है, V2 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिगैन के जगह पे इसका वर्ब 3 का फॉर्म लिखना पड़ेगा, बिगन। देखो ये हमारा वर्ब 3 है, बिगैन हमारा V2 है, जो कि यहाँ पर सेंटेंस में गड़बड़ हो जाएगा हैव के साथ। हैव के साथ क्या करना है बाबू,
हैव के साथ V3 लगाना, ठीक है। तो बिगन हमारा वर्ब 3 होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो मैं एक सेट में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है ना, तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे। एंड डोंट वरी, ये केवल एक सेट नहीं है, अभी और भी सेट लाऊंगा, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी फॉर्मेट होगा, फिलर्स का भी होगा, कॉमन एरर्स का भी होगा और थोड़ा हाई लेवल का भी होगा, है ना। तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डज ही वरी ओवर पेटी मैटर्स एंड इश्यूज इज नॉट नॉन इवेंट टू हिज पेरेंट्स, नो एरर। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन में बताइए कि किस पार्ट में एरर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट आप लोग ट्राई कीजिए, बताइए। आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, ओके। सो फटाफट आप लोग ट्राई कीजिए। व्हाई डज ही वरी ओवर पेटी मैटर्स एंड इश्यूज इज नॉट नॉन इवेंट टू हिज पेरेंट्स, नो एरर। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एरर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। देखो क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा आज का सेट का आखिरी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम है, ध्यान देना। यहां पर दो तरह के इंटेरोगेटिव मैं आपको बताऊंगा। एक होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, एक जो इंटेरोगेटिव होता है ना, उसे कहते हैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। बात समझ में आ रही है? और एक आपका होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब आप कहोगे सर आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हो, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं, नरेशन आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि उसमें हम लोग डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। तो जब नरेशन में जब आप इंटेरोगेटिव रूल पढ़ें तो इंटेरोगेटिव रूल में आपको क्या बताया गया, ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, WH वर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें WH वर्ड के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, WH वर्ड के साथ ध्यान देना। WH वर्ड को हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में Q वर्ड, ठीक है। शॉर्टकट में QW हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। QW का मतलब हो गया क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड, जैसे कि व्हाट, वाई, हु, होम, वेयर, हाउ, विच, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव रहेगा तो एक चीज ध्यान देना, सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे आपको क्या मिलेगा? फुल स्टॉप मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब डायरेक्ट इंटेरोगेटिव रहेगा तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क्स जरूर मिलेगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव रहेगा तो पता है क्या होगा, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ना मिलकर के पहले सब्जेक्ट मिलेगा, तब आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और तब फुल स्टॉप। अब देखो दोनों ही स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंस बस यही है कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आया तब सब्जेक्ट आया, ठीक है। फर्स्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तब क्या आया है सेकंड में? सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप सेकंड इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में तो क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले क्या आ रहा है? पहले सब्जेक्ट आ रहा है तब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आ रहा है तब सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो इसके पोजीशन, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के पोजीशन को आपको ध्यान रखना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर वो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। लेकिन अगर इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद आपको पहले सब्जेक्ट रखना तब हेल्पिंग वर्ब। अब एक सवाल है, सर हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है या इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सवाल करने के लिए। तो डेफिनेटली डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम डायरेक्ट किसी से सवाल करते हैं, है ना। और अगर हम सवाल करेंगे तो अंत में आपको पहचान के रूप में क्या मिलेगा? अंत में आपको पहचान के रूप में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क से ही आप समझ सकते हो कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखो तभी सब्जेक्ट लिखो। लेकिन
क्वेश्चन वर्ड होने के बावजूद भी सेंटेंस का अंत क्वेश्चन मार्क्स से नहीं बल्कि फुल स्टॉप से हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है, तो समझ जाना कि ये आपका इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है। और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव केवल एक क्लॉज का काम करता है, यहाँ पर सवाल पूछने का काम हम नहीं करते, बस ये क्लॉज का काम करता है। देखो अब मैं एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, ध्यान देना। बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खास करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो अगर मैं लिखता हूं वेयर इज ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, वेयर ही इज गोइंग, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। अब ध्यान देना कि सेंटेंस के अंत में आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क्स मिल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क्स से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क्स क्या है, डायरेक्ट इंटरोगेटिव है। और डायरेक्ट इंटरोगेटिव में सीक्वेंस क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, चलो क्वेश्चन वर्ड तो ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है ना, उसके बाद जो भी इसको आना होगा। तो ध्यान देना कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद सब्जेक्ट दे दिया गया है, जबकि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम हमारा इस सेंटेंस में है। तो इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर इज ही गोइंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट किसी से सवाल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं आपको इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव वाला भी एक सेंटेंस आपको देकर समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो सेंटेंस क्या है, आई डोंट नो वेयर इज ही गोइंग। अब मुझे बताना सेंटेंस क्या है, आई डोंट नो वेयर इज ही गोइंग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस का अंत में क्या मिल रहा है, आपको फुल स्टॉप मिल रहा है, ठीक है। आपको देखो यहां पर क्वेश्चन वर्ड आपको दिखाई दिया, बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, चलो क्वेश्चन वर्ड है, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड आपका डायरेक्ट इंटरोगेटिव ही हमेशा रहेगा। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस कभी डायरेक्ट इंटरोगेटिव भी हो सकता है, कभी इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव भी हो सकता है। हम पहचानेंगे कैसे, फुल स्टॉप से, ठीक है, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से। तो अंत में आपको ध्यान देना क्या दिखाई दिया, अंत में आपको फुल स्टॉप दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट किसी से सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, ठीक है। और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, पहले ही आएगा, ठीक है, और तब इज आएगा। यानी कि यहाँ पर इस पार्ट में जो हमारा एरर है, इसको कैसे सुधारेंगे, इसको सुधारने के लिए पहले क्या, पहले क्वेश्चन वर्ड, तब आपका सब्जेक्ट, तब आपका हेल्पिंग वर्ब, तब उसके बाद जो भी आपको आना होगा, चाहे वो मेन वर्ब रहे चाहे कुछ और रहे, ठीक है। तो वेयर ही इज गोइंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हम सवाल नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हम पूछना चाह रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वह कहाँ जा रहा है। यहाँ पर हम किसी से सवाल नहीं कर रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है। तो पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, जब कभी भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से हो रहा है या क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क से होगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, अगर उसका अंत फुल स्टॉप से हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद आपको क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में भी मिल जाएगा। आई होप कि ये वाला बात आपको समझ में आया, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपने समझा, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आगे जब मैं भी करवाऊंगा तब, और आप खुद भी सेट लगाएंगे। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कॉमन एरर सभी में ये प्रॉब्लम देता है। तो देखो ध्यान देना, शुरू में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ वाई, ठीक है, तो वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना होगा, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप है। तो हम देख रहे हैं, देखो पेरेंट्स तक सेंटेंस का अंत हो रहा है तो फुल स्टॉप है। तो जब फुल स्टॉप है, देखो सेंटेंस का अंत में क्या मिल रहा है, हमें फुल स्टॉप मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का एग्जांपल है। अगर इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का एग्जांपल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई के बाद देखो क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है,
ठीक है। और जब पहले सब्जेक्ट आ गया तब तो डज का कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा कि हम पहला सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। बस आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है ना, डज हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहा है, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट ही है ना। तो ये तो नहीं होगा भाई कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। ये कब होता है, जब सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो जब फुल स्टॉप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ही सब्जेक्ट है ना इसको पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद डज तो खत्म हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि डज का यूज हम कब करते हैं, आप टेंस का वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि डज एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सभी के सभी फॉर्मेट में यूज नहीं होता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि सब्जेक्ट पहले आएगा ही, उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब हमारा वरी क्या हो जाएगा, वरी हमारा सिंगुलर के फॉर्म में वरीज। तो वाई डज ही वरी के जगह पे क्या होना चाहिए, वाई ही वरीज। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था एंड आई होप कि आपको 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया और आपको सीखने को भी मिला, आपको पता चला कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये केवल आज केवल एक मात्र सेट नहीं है, अभी बहुत सारे सेट मैं करवाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, पढ़ने वाले लोगों को जोड़िए, है ना, ठीक है। कोई भी डाउट रहे, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते बेझिझक आप हमसे कनेक्ट होइए, ठीक है। लेकिन इस नंबर पे कॉल मत करना, इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप ही कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और आज मैंने सेट 1 का जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया, अगर आपको सेट 1 का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर किसी भी टॉपिक का स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, है ना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा। सेट 1 में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले क्लास में एक नए प्रैक्टिस के साथ। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।